गुड इवनिंग हमारे क्लास 9 10 के प्यारे बच्चों। आज हम लोग ग्रामर में एक नई टॉपिक शुरू करने वाले हैं, पंक्चुएशन। पंक्चुएशन मींस होता है विराम चिन्ह। तो प्यारे बच्चों, पंक्चुएशन की क्लास हमने 3 पार्ट में डिवाइड किए हुए हैं, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। तो मींस इसे 3 क्लास में कंप्लीट करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आज पहली क्लास में हम लोग देखेंगे सभी चिन्हों का प्रयोग देखेंगे। मींस कामा का प्रयोग कहां करते हैं, इन्वर्टेड कामा का प्रयोग कहां करते हैं, फुल स्टॉप का प्रयोग कहां करते हैं, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन का प्रयोग कहां करते हैं, इंटरगेटिव मार्क का प्रयोग कहां करते हैं। ये जो आपके विभिन्न चिन्ह होते हैं इनके प्रयोग कहां करते हैं, ये आपका पार्ट 1 मींस आज की क्लास में देखेंगे। दूसरी क्लास पार्ट 2 में आपका देखेंगे कैपिटल लेटर का प्रयोग कहां करते हैं, ये दूसरी क्लास में हो जाएगा। तीसरी क्लास में जो आपके प्रीवियस ईयर में बोर्ड परीक्षा में प्रश्न आए हुए हैं उसका सॉल्यूशन कराएंगे तीसरी क्लास में मींस तीसरे पार्ट में। तो प्यारे बच्चे, आज की क्लास शुरू करते हैं। और आज की क्लास शुरू करने से पहले आपको बता देते हैं कि आपकी ग्रामर की क्लास नंबर 32 है, मींस 32वीं आपकी क्लास है। इसके पहले आपका ग्रामर में टाइप्स ऑफ सेंटेंस हो चुका है, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस मींस सब्जेक्ट प्रेडिकेट हो चुका है, और पार्ट ऑफ स्पीच नाउन से लेकर के इंटरजेक्शन तक करा चुके हुए हैं, वॉयस करा चुके हुए हैं, नरेशन करा चुके हैं। तो प्यारे बच्चे, इतनी टॉपिक आपकी कंप्लीट हो गई है। यदि इसमें से आपका कुछ भी छूटा हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में जाएंगे तो यदि आप क्लास 10th में होंगे तो आपकी अपनी प्लेलिस्ट बनी होगी, यूपी बोर्ड क्लास 10th इंग्लिश ग्रामर न्यू सिलेबस करके आपकी अपनी प्लेलिस्ट बनी होगी। उसमें अब तक जितनी क्लासेस चली हुई सारी क्लासेस शेड्यूल वाइज लगी हुई है, जहां से भी छूटा आप वहां से देख करके पूरा कर सकते हैं। इसी के साथ साथ यदि आप क्लास 9th में होंगे तो भी आपकी 9th की ग्रामर की अलग से प्लेलिस्ट बनी है। आप 9th की ग्रामर की प्लेलिस्ट में जाकर के जहां से भी आपका छोटा है आप वहां से देख करके पूरा कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चे, जल्दी से हम लोग आज की क्लास शुरू करते हैं। और क्लास शुरू करने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे। जिम्मेदारी आपकी है क्लास 9 10 की हर एक बच्चे तक वीडियो को पहुंचाना है प्यारे बच्चे, ये आपकी जिम्मेदारी है। और यहां से आपकी बोर्ड परीक्षा में 3 नंबर के सीधे क्वेश्चन बनेंगे और बहुत आसान इजी पोर्शन होता है प्यारे बच्चे। इतना बेहतरीन ढंग से आपको समझा देंगे, आपको बस ऐसे मेरे साथ पढ़ करके इतना प्रैक्टिस भी करा देंगे, आपको और कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस आप ध्यान से क्लास को करिएगा। तो प्यारे बच्चे, यहां पर देखिए हमने पंक्चुएशन लिखी हुए हैं, विराम चिन्ह। इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, विराम चिन्ह बोलते हैं। अब इसकी परिभाषा देखते हैं। परिभाषा देखिए लिखी हुए हैं, लिखते समय उचित विराम चिन्हों मींस मार्क्स, स्टॉप्स या पॉइंट्स के प्रयोग को पंक्चुएशन कहते हैं। मींस कब कहां पर रुकना है इसी का प्रयोग करना ही पंक्चुएशन कहलाता है। पंक्चुएशन शब्द लैटिन भाषा के पंक्चर शब्द से बना है जिसका अर्थ है पॉइंट। तो प्यारे बच्चे, जब आपकी साइकिल पंचर हो जाती है तो पंचरवा में क्या होता है कि कहीं साइकिलिया में छेदा जाता है ना, तो छेदा जाना मतलब जो है उसे एक ही पॉइंट बन जाता है ना, तो पंक्चर मतलब क्या हो गया, पॉइंट। तो भैया ए वही आपका पंक्चर है, मींस ए भी पॉइंट होता है। अब वाक्य में सेंटेंस में पॉइंटवा का कहां प्रयोग करना है वही आपका है पंक्चुएशन, मींस वही हो गया विराम चिन्ह हो गया। तो प्यारे बच्चे, ये तो हो गया बेसिक, इसकी डेफिनेशन हो गई जो आपकी बोर्ड परीक्षा में आने वाली नहीं है, ये केवल आपको समझने के लिए बताए हैं, इससे आपका कुछ रिलेट नहीं है। तो प्यारे बच्चे, अब आगे बढ़ते हैं। अब इसी को हमने इंग्लिश में डेफिनेशन लिखे हुए हैं, पंक्चुएशन मींस द राइट यूज ऑफ पुटिंग इन पॉइंट्स और स्टॉप्स इन राइटिंग। मींस लेखन में सही जो है एक वाक्य में सही जो है पॉइंट का सही जगह प्रयोग करना, कब रुकना है कब नहीं रुकना है उसी का प्रयोग करना ही पंक्चुएशन कहलाता है। ये इंग्लिश में डेफिनेशन हो गई, ये आपके एग्जाम से इसका कोई ताल्लुकात नहीं है। अब देखो एग्जाम्पल देख लो, इन एग्जाम्पल देख लो, अगर आप पंक्चुएशन का प्रयोग नहीं करोगे तब अर्थ क्या होगा, और आपका जो है अगर पंक्चुएशन का प्रयोग किए हुए हो तब अर्थ क्या होगा। प्यारे बच्चे देखिए, पहले वाक्य में है द टीचर सेड द गर्ल, मींस द टीचर सेड द गर्ल, लड़की ने कहा, द टीचर मींस शिक्षक, इज टॉकेटिव मींस बहुत बातूनी है। तो प्यारे बच्चे, पहले वाक्य में है द टीचर सेड द गर्ल मींस लड़की ने कहा कि टीचर इज टॉकेटिव मींस बहुत बातूनी है। पहले वाक्य में ये अर्थ निकल रहा है कि लड़की ने कहा कि टीचर क्या है, बहुत बातूनी है। अब दूसरे वाक्य में देखना उसी तरह से लिखा गया है। अब इसमें बस चेंजेस कहां कर दिए हुए हैं, इसमें चेंजेस कर दिए हुए हैं मार्क लगाने में। जो यहां पर जो है क्या लगाया गया है, कामा का प्रयोग किया गया है और इन्वर्टेड कामा का प्रयोग किया गया है, उससे जो है हम थोड़ा सा अलग जगह प्रयोग कर दिए हुए हैं। अब इसका देखना, द टीचर से, टीचर ने कहा, द गर्ल इज टॉकेटिव मींस लड़की क्या है, टॉकेटिव है मींस बातूनी है। चिन्हों का प्रयोग हमने अलग किए तो इसका अर्थ भी अलग हो गया। अब इस सेकंड वाले वाक्य में अर्थ क्या निकला कि टीचर ने कहा कि लड़की बातूनी है,
और ऊपर वाले में क्या निकल रहा था कि लड़की ने कहा कि टीचर बातूनी है। तो भैया ये पंचुएशन का फर्क होता है। मींस अगर आप चिन्ह का गलत जगह प्रयोग कर देंगे तो उसका अर्थ गलत हो जाएगा। तो भैया अगर आपके साइकिलिया में पंचर जो है कहाँ जहां हुआ है, आप पंचरवा वहां नहीं बना करके दूसरी जगह खिला चौक करके फिर वहां पंचर बना देंगे, तो बताओ आपका साइकिलिया सुधर पाएगी, टायरवा सुधर पाएगा? बिल्कुल नहीं सुधर पाएगा। तो भैया वही है पंचुएशन। पंचुएशन में जहां चिन्ह का प्रयोग करना चाहिए अगर वहां नहीं प्रयोग करोगे फिर समस्या हो जाएगा भैया। तो भैया ये होता है पंचुएशन का फर्क होता है। मींस चिन्ह का प्रयोग करना वाक्य में कितना जरूरी होता है, इससे आपको अंदाजा लग गया होगा, पूरा अर्थ ही बदल जाता है। तो भैया ये हो गया, बेसिक डेफिनेशन हो गई। अब यहां पर देखिए कुछ महत्वपूर्ण विराम चिन्ह निम्न है। मींस आज हम लोग इन सभी विराम चिन्हों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो प्यारे बच्चे पहला हो गया फुल स्टॉप हो गया, मींस पीरियड हो गया। फुल स्टॉप का प्रयोग कहां करते हैं, और इसका चिन्ह भी देखिए हमने ब्रैकेट में बनाए हुए हैं, फुल स्टॉप का चिन्ह भी बनाए हुए हैं, इसका प्रयोग सीखेंगे। दूसरा है क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क आपका इंट्रागेशन मार्क मींस इंट्रागेटिव मार्क कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चे क्वेश्चन मार्क का प्रयोग कहां करेंगे उसके बारे में सीखेंगे। कामा, तीसरा कामा, कामा का प्रयोग कहां करेंगे उसके बारे में सीखेंगे। चौथा है इन्वर्टेड कामा का प्रयोग कहां करेंगे उसके बारे में सीखेंगे। पांचवा है सेमीकोलन का प्रयोग कहां करेंगे उसके बारे में सीखेंगे। छठा है एक्सक्लेमेशन मार्क मींस मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन भी इसे बोलते हैं। जो है देखिए यहां पर चिन्ह बनाई हुई है, इसका प्रयोग कहां करेंगे इसके बारे में सीखेंगे। सातवां है कोलन, कोलन का प्रयोग कहां करते हैं इसके बारे में सीखेंगे। और आठवां है हाइफन का प्रयोग कहां करते हैं। तो प्यारे बच्चे इन सभी चिन्हों के बारे में आज की क्लास में हम लोग विस्तार से अध्ययन करने वाले हैं। तो ये सभी चिन्ह आपके पंचुएशन में होते हैं। अब हम लोग शुरू करते हैं, पहले पे चलते हैं। पहले पे चलते हैं प्यारे बच्चे, पहला आपका है फुल स्टॉप और पीरियड का प्रयोग। भैया फुल स्टॉप का कहां प्रयोग करते हैं, देखो फुल स्टॉप का चिन्ह मतलब बिंदिया, बिंदिया लगाना, कहां बिंदिया लगाते हैं, जैसे मथुआ पे बिंदिया लगाती है ना मेहरारू लोग जब बियाह हो जाता है, तो वही बिंदिया कहां प्रयोग करेंगे, वाक्य में कहां प्रयोग करेंगे, आज इसके बारे में हम लोग पहली टॉपिक शुरू करते हैं। अब इसमें हमने डायरेक्ट रूल लिखे हुए हैं, पहले नियम पे चलते हैं और आप लोग एकदम ध्यान से केवल सुनिए, केवल सुनेंगे तब भी काम हो जाएगा, क्योंकि एग्जाम्पल वाले पोर्शन में प्रीवियस ईयर का जब क्वेश्चन कराना शुरू करेंगे उसमें सब कुछ आप समझ जाओगे अगर यहां पर केवल ध्यान से सुने हुए हो। तो बहुत इजी पोर्शन नहीं होता है प्यारे बच्चे, और थोड़ा सा लेंदी भी क्लास मेरी होगी क्योंकि हमने आज की टॉपिक में एक पूरा कवर कर रहे हैं, तो थोड़ा सा लेंदी आपकी क्लास हो सकती है। आप उससे घबराएंगे नहीं, पूरी क्लास एकदम इम्तिमान से करेंगे, मतलब एकदम ध्यान से करेंगे, ठीक है। बतिया हमारी समझ में आ रही ना। तो भैया देखिए यहां पर फुल स्टॉप का प्रयोग कहां करते हैं, रूल नंबर फर्स्ट शुरू करते हैं। और आप लोग ग्रामर की क्लास के लिए बहुत दिन से इंतजार कर रहे थे, तो हम कहे अब आपकी लगातार क्लास चलेगी, ठीक है। अब आपके जब तक ग्रामर पूरा सिलेबस नहीं कंप्लीट हो जाता है तब तक आपकी डेली क्लासें मिलती रहेंगी। तो बच्चे देखिए यहां पर रूल नंबर फर्स्ट लिखे हुए हैं, मींस फुल स्टॉप का प्रयोग में वाक्य असर्टिव या इंपरेटिव की समाप्ति पर, वाक्य मींस असर्टिव हो या इंपरेटिव की समाप्ति पर जहां अधिक रुकना पड़ता है वहां फुल स्टॉप लगाया जाता है। तो प्यारे बच्चे जहां अत्यधिक देर तक के लिए रुकना पड़े वहां फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। और किन प्रकार के वाक्यों में करेंगे, हमने आपको 5 प्रकार के वाक्य बताए हुए थे। आपको असर्टिव सेंटेंस बताए थे, इंटरोगेटिव सेंटेंस बताए थे, इंपरेटिव सेंटेंस बताए थे, एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस बताए थे, ऑप्टेटिव सेंटेंस बताए थे। ये आपको 5 प्रकार के वाक्य बताए थे। इन 5 प्रकार के वाक्यों में जो आपके असर्टिव सेंटेंस होते हैं और आपका इंपरेटिव सेंटेंस होता है, असर्टिव और इंपरेटिव सेंटेंस के सीधे कहेंगे अंत में हम फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। सीधे नियम नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया, क्योंकि इंट्रागेटिव लगा नहीं सकते क्योंकि उसमें इंट्रागेटिव मार्क लगेगा। बाकी बच्चा ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटिव, ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटिव में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगता है। तो भैया 5 प्रकार के सेंटेंस के बारे में बता दिए। तो आपका असर्टिव सेंटेंस हो या इंपरेटिव सेंटेंस हो उसके अंत में फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे। और वैसे इसका क्या है, जहां अधिक देर तक के लिए रुकना पड़े वहां फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। अब देखिए भैया पहला वाक्य हमने लिखे हुए हैं, पूजा गोज टू आगरा। पूजा कहां जाती है, आगरा को जाती है।
मींस पूजा आगरा को जाती है। तो अब ये आपका सेंटेंस कैसा असर्टिव सेंटेंस है, तो लास्ट में देखिए हमने आगरा के बाद क्या लगा दिए हुए, फुल स्टॉप का प्रयोग कर दिए हुए ना, असर्टिव सेंटेंस के अंत में हो गया। दूसरा वाक्य देखिए, प्लीज गिव मी योर पेन, कृपया करके हमें अपनी पेनिया दे दीजिए, कलमिया दे दीजिए। तो कलमिया के अंतवा में, पेनिया के अंतवा में हमने फुल स्टॉप का प्रयोग कर दिया ना, और ई प्लीज वाला वाक्य कौन सा हो गया, इंपरेटिव सेंटेंस हो गया। मतलब कुल मिला के पहला नियम कहता है कि असर्टिव सेंटेंस और इंपरेटिव सेंटेंस के अंत में फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। अब उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं रूल नंबर 2 पे चलते हैं, दूसरा नियम देखते हैं। रूल नंबर 2 है प्यारे बच्चे, संक्षिप्त रूप वाले शब्दों के अंत में फुल स्टॉप लगाया जाता है। तो प्यारे बच्चे इस नियम को समझना, वो तो आप जानते थे पहला नियम, लेकिन इस नियम को समझना, फुल स्टॉप का प्रयोग कहां, संक्षिप्त रूप वाले शब्द, संक्षिप्त में समझ रहे, शॉर्टकट, जो आप शॉर्टकट नाम बोलते हो किसी का, उन शब्दों के अंत में फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। जैसे एमएलए लिखे हुए हैं, अब एमएलए क्या है आपका, संक्षिप्त रूप है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का संक्षिप्त रूप है। अब प्यारे बच्चे एम के बाद हमने फुल स्टॉप का प्रयोग किए, एल के बाद हमने फुल स्टॉप का प्रयोग किए, उसके बाद ए के बाद हमने फुल स्टॉप का प्रयोग किए, तीनों के बाद हमने किसका प्रयोग किए हुए, फुल स्टॉप का प्रयोग किए हुए ना। तो भैया यही हो गया, तीनों के बाद फुल स्टॉप का प्रयोग करना, यही तो हो गया। हमने पहले के बाद फुल स्टॉप, दूसरे के बाद और तीसरे के बाद, यही लोग गलती कर देते हैं। मतलब एम एल यहां तक तो फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं, ए पे नहीं लगाते हैं। तो ए पे भी आपको लगाना है एम एल ए, तो मतलब यम के बाद फुल स्टॉप, एल के बाद फुल स्टॉप, ए के बाद फुल स्टॉप। तो भैया ए हो गया एमएलए। और एम ए वैसे किसी तरह से की है, एम उसके बाद ए के बाद भी फुल स्टॉप, मतलब जो भी संक्षिप्त शब्द है उसके बाद भी फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। इस चीज को समझने की बात है। जैसे ए के सिंह, तो एक ए के बाद हमने किए, उसके बाद के बाद, के ही आपका संक्षिप्त रूप था ना, के बाद किए, फिर उसके बाद सिंह लिख दिए, ए के सिंह हो गया। तो इस तरह से आप जो है संक्षिप्त रूप वाले शब्दों के अंत में आप फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। तो प्यारे ये हो गया फुल स्टॉप का प्रयोग। और नोट के पॉइंट में हमने लिखे हुए हैं, मिस्टर एंड मिसेस लिखते समय फुल स्टॉप नहीं लगाते हैं, क्योंकि इन्हें फुल स्पेलिंग माना जाता है। तो प्यारे मिस्टर के लिए यम आर का प्रयोग करते हो तो वहां पर यम डॉट आर नहीं करेंगे, ठीक है। और मिसेस यम आर यस लिखते हो तो यम डॉट आर डॉट यस का प्रयोग नहीं करेंगे। तो मिस्टर और मिसेस को छोड़ देंगे। तो भैया मिस्टर मिसेस को दोनों को छोड़ देंगे ना। अरे दोनों, मिस्टर किसके लिए लगता है, किसी व्यक्ति के लिए लगता है, और मिसेस उनके मेहरारू के लिए लगता होगा नहीं, लगता है। तो भैया मिस्टर और मिसेस को दोनों को छोड़ देते हैं ना। तो मिस्टर और मिसेस के पहले फुल स्टॉप या बाद में या फिर बीचों में फुल स्टॉप का नहीं प्रयोग करते हैं, क्योंकि ये फुल स्पेलिंग होती है। ये हो गया आपका पहला, हो गया फुल स्टॉप का प्रयोग हो गया। उम्मीद करते हैं आप फुल स्टॉप का प्रयोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे, कहां कहां करते हैं। एकदम धीरे से आहिस्ता आहिस्ता चल रहे हैं, बस आपको एकदम ध्यान से समझने हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। और कक्षा 9-10 के हर लड़का में वीडियो शेयर हो जाना चाहिए, ये आपकी जिम्मेदारी है। और खास करके 10 वाला जो बच्चा लोग हैं जो बोर्ड परीक्षा इस बार देंगे, सभी बच्चों तक वीडियो को शेयर कर देना। अब देखिए क्वेश्चन मार्क हमने लिखे हुए हैं, क्वेश्चन मार्क का दूसरे का प्रयोग कहां करते हैं। रूल नंबर फर्स्ट देखते हैं, दूसरा आपका क्वेश्चन मार्क था, क्वेश्चन मार्क का प्रयोग में रूल नंबर फर्स्ट देखते हैं। इसका प्रयोग सदैव प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में होता है। अब यह प्रश्नवाचक वाक्य मींस क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसका प्रयोग क्वेश्चन मार्क कहां करेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंत में करेंगे, ये पहला नियम कहता है। अब एग्जांपल देखना, वेयर डू यू लिव मींस तुम कहां रहते हो। तो भैया तुम कहां रहते हो, तो प्रश्न हमसे पूछा गया ना, प्रश्न पूछा गया तो लास्टो में पुछल्ला लगाएंगे ना, मींस क्वेश्चन मार्क लगाएंगे ना। तो लास्टो में क्वेश्चन मार्क लगा दिए, काहे को, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस था, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो भैया इसलिए हमने क्या लगा दिया, पीछे क्वेश्चन मार्क लगा दिए। तो आपने देखा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आप क्या लगा रहे हो, क्वेश्चन मार्क लगा रहे हो। बाकी आपने देखा असर्टिव सेंटेंस और इंपरेटिव सेंटेंस से फुल स्टॉप का प्रयोग किए। अभी 2 सेंटेंस बचे हुए, उसके बाद ये बात बताएंगे। अब जैसे दूसरा वाक्य, विल यू कम बैक टुडे, क्या तुम आज आ जाओगे। तो भैया विल यू कम टुडे प्रश्न पूछा गया, तो मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन देखिए लास्ट में पुछल्ला लगा हुआ है। तो भैया ये हो गया क्वेश्चन मार्क का प्रयोग हो गया। उम्मीद करते हैं दूसरा वाला भी, दूसरे का पहला नियम भी समझ गए होंगे, मींस क्वेश्चन मार्क का प्रयोग कहां करते हैं।
इसमें एक और नियम होता है, क्वेश्चन मार्क में एक और नियम होता है। वो नियम कहता है संदेह या अनिश्चितता प्रकट करने के लिए, अगर कहीं पर डाउट हो रहा है, संदेह हो रहा है, उसको प्रकट करने के लिए हम जो है किसका क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जांपल हमने लिखे हुए हैं, ही वॉज बॉर्न इन 1925, वह 1995 में जन्म लिया हुआ था, एंड डाइड इन 1988, और मरा था 1988 में। तो प्यारे बच्चे ये आपका सिंपल सेंटेंस है, लेकिन देखिए 1925 के बाद हमने क्या लगा दिए हुए हैं, क्वेश्चन मार्क लगा दिए हुए हैं। काहे को? क्योंकि 1925 पे हमें डाउट है कि 1925 में पैदा हुआ था या 1926 में पैदा हुआ था या 1927 में या 1924 में पैदा हुआ था। इस पे हमें डाउट है, 1925 पे डाउट है, संदेह हो रहा है। अब संदेह हो रहा है तो हम किसका प्रयोग कर देंगे? क्वेश्चन मार्क का प्रयोग कर देते हैं। तो भैया ई हो गया, क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करना हो गया, ये हो गया। अब दूसरा एग्जांपल देख लेना, गांधी जी वाज शॉट डेड इन 1947। गांधी जी मारे गए थे 1947 में। अब 1947 में मारा गया, 48 में मारा गया, 49 में मारा गया, इसके बारे में हमें क्लियर नहीं है। असर्टिव सेंटेंस था, लेकिन मुझे क्लियर न होने की वजह से, संदेह की वजह से हमने क्या लगा दिए? मार्क ऑफ इंटरोगेटिव मार्क लगा दिए। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। मीन्स संदेह या अनिश्चितता प्रकट करने के लिए आप मार्क ऑफ इंटरोगेटिव मीन्स क्वेश्चन मार्क का प्रयोग कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चे ये आपका दूसरा हो गया, क्वेश्चन मार्क का प्रयोग आपने सीख लिए आसानी से। अब हम लोग तीसरे पे चलेंगे। तीसरा है कामा का प्रयोग। कामा का आप चिन्ह देख रहे होगे, कामा का मीन्स छोटा सा बिंदिया से बड़ा जो है घुमा कर खींच देना, वो कामा हो जाता है। तो कामा आप देख रहे होगे। तो प्यारे बच्चे कामा का प्रयोग कहाँ करते हैं? ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये महत्वपूर्ण है। कामा का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं, ठीक है। अब जैसे इसमें हमने कई रूल लिखे हुए हैं, इसके आपके 4-5 नियम मिलेंगे, 4-5 अच्छा नियम तक मिल सकते हैं। तो प्यारे बच्चे यहाँ पर देखिए रूल नंबर फर्स्ट लिखे हुए हैं, पहला नियम लिखे हुए हैं। इस नियम को समझने की कोशिश करना कि इस नियम में है क्या। तो प्यारे बच्चे रूल नंबर फर्स्ट में लिखे हुए हैं, जहां कम रुकना हो, जहां कम रुकना हो, अर्थात जहां शॉर्टेस्ट पॉज हो, जहां शॉर्टेस्ट पॉज हो, वहां पर हम कामा का प्रयोग करते हैं। मीन्स इसमें फुल स्टॉप में पूरी तरह से रुक जाते हैं, लेकिन कामा वाले में इतना होता है कि यहां कम रुकना पड़ता है। मतलब पूरी तरह से रुकना नहीं, कम रुकना जहां पड़े वहां कामा का प्रयोग करते हैं। देखिए दूसरे शब्दों में एक ही वाक्य में शब्दों की सीरीज को अलग करने के लिए कामा का प्रयोग किया करते हैं। तो भैया एक ही वाक्य अगर है, उसमें कई शब्दों की सीरीज श्रृंखला ही अगर आ गई है, तो उसको अलग करने के लिए कामा का प्रयोग करते हैं। अर्थात वाले कॉन्सेप्ट में हमने किसी चीज को लिख दिए हुए हैं। अगर ऐसा बात नहीं समझ में आई तो कौनो बात नहीं है, उदाहरण के माध्यम से समझो। ऐसा ना समझ में आए तो कोनो बात नहीं, उदाहरण के माध्यम समझो। अब भैया देखो, ही रोट हिज एक्सरसाइज, उसने अपने एक्सरसाइज को लिखा। कैसे लिखा? नीटली मीन्स स्पष्ट रूप से, क्विकली मीन्स जल्दी से, एंड करेक्टली मीन्स और सही से ही। तो प्यारे बच्चे नीटली के बाद आपने किसका प्रयोग किए हुए हैं? कामा का प्रयोग किए हुए ना। नीटली एक आपका शब्दों की सीरीज थी, नीटली, क्विकली, करेक्टली, ये तीनों आपका शब्दों की सीरीज थी। मीन्स एडवर्ब की सीरीज थी तीनों, नीटली, क्विकली, करेक्टली। तो भैया आपने नीटली के बाद कामा लगा दिया, क्विकली के बाद आपने नहीं लगाया, एंड करेक्टली के बाद एंड उसके बाद आपने करेक्टली लिख दिया। अब इस चीज को देखना, नोट वाली पॉइंट में हमने इसी एंड के बारे में बताए हुए हैं। एंड के बाद वाले वर्ड से पहले कामा का प्रयोग नहीं होता है। तो भैया एंड के बाद वाला जो भी शब्द होगा, जैसे करेक्टली है ना, तो करेक्टली के जो है करेक्टली के पहले हम कामा का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे एंड कामा करेक्टली ऐसा लिख दें, ऐसा नहीं है। मीन्स 2 शब्दों या 5 शब्द हैं, 10 शब्द हैं, कोई भी हो, लास्ट वाले को हम जोड़ देते हैं एंड से, बाकी हम कामा लगा करके काम कर लेते हैं, और अंत वाले शब्द को हम एंड से जोड़ देते हैं। तो भैया अंत वाले शब्द को एंड से जोड़ दिया गया है, यहां पर यही हुआ है। तो नीटली के बाद कामा, क्विकली एंड करेक्टली, तो अंत वाले करेक्टली को किससे जोड़ दिया गया है? एंड से जोड़ दिया गया है। बस ये आपका कॉन्सेप्ट होता है। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि कामा का प्रयोग कहां करते हैं, पहले
नियम को समझ गए होंगे, और एंड से अंतिम में जोड़ते हैं इसको भी आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, इसके रूल नंबर 2 पे बढ़ते हैं। इसका रूल नंबर 2 है नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस के नाउन के पहले या बाद में, बात समझना प्यार से, नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस के नाउन के पहले या बाद में। नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस बोलते हैं जिसको संबोधन किया जाए, जिसको संबोधित किया जाए उसी को नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस वाला नाउन बोलते हैं। जैसे वाक्य में देखना, कार्तिक वर्क केयरफुली, भैया कार्तिक धीरे चलो। अब कार्तिक को संबोधित किया गया है ना, कार्तिक को संबोधित किया गया, तो हमने कार्तिक के बाद कामा लगा दिया, और कार्तिक के बाद आप थोड़ा सा पॉज किए हुए हो ना, कार्तिक धीरे चलो, तो कार्तिक के बाद आपने थोड़ा सा पॉज किए, रुके हुए हो ना, रुके हो, ठहरे हो थोड़ा समय के लिए, तो यही तो कामा होता है। तो इनको अगर कहीं रुक गए, थोड़ा देर के लिए ठहर गए, तो समझो कामा लगा दो, ठोक दो वहां पर कामा। मेरे बाबा मुख्यमंत्री जी कहते हैं कामा ठोक दो, मतलब वो ठोक दो कहते हैं, तो हम कहते हैं कामा ठोक दो। तो भैया कामा के बाद जो है, कामा के मतलब जहां ठहरा हो वहां के बाद कामा लगा देना है। तो कार्तिक आपका नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस का नाउन था, उसके बाद आपको पॉज करना हुआ, इसलिए कामा लगाए, फिर उसके बाद वाक केयरफुली लिखे। अब दूसरा एग्जांपल देखना, स्टैंड अप वरुण। अब स्टैंड अप हमने बोला, थोड़ा सा रुका, उसके बाद बोला वरुण। अब वरुण का संबोधन किया गया, नॉमिनेटिव ऑफ जो है एड्रेस कौन हुआ, वरुण हुआ, तो वरुण को संबोधन हुआ, तो वरुण के पहले हमने कामा लगा दिया, स्टैंड अप कामा वरुण हो गया। तो भैया ये हो गया होता है नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस के नाउन के पहले या बाद में। अब पहले या बाद में मीन्स पहले वाले के वाक्य में आपका पहले था, कार्तिक के बाद था, और दूसरे वाले वाक्य में बाद में था, मीन्स स्टैंड अप वरुण के पहले था। तो मीन्स आपने पहले भी लगा सकते हो या बाद में भी लगा सकते हो, जहां पर जैसे जैसे जरूरत पड़े आप वैसे ही प्रयोग करोगे। तो प्यारे बच्चे ये हो गया आपका रूल नंबर 2 हो गया, नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस के नाउन के पहले या बाद में कामा का प्रयोग करते हैं। ये हो गया। आगे चलते हैं, रूल नंबर 3 पे चलते हैं। भैया डायरेक्ट स्पीच में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब हद से पार वाला इंपॉर्टेंट है, ठीक है, हद से पार वाला इंपॉर्टेंट। काहे को इसी के आधार पे आपके एग्जामों में 80% क्वेश्चन बनता है। 80% आपके एग्जाम में जो पंक्चुएशन का देता है इसी के आधार बनता है। तो डायरेक्ट स्पीच का वाक्य देता है, कैसे इसमें होगा सुनना। डायरेक्ट स्पीच में कामा का प्रयोग, अब रमेश सेड कामा इन्वर्टेड कामा आई केम फ्रॉम कोलकाता स्टडी। तो भैया रिपोर्टिंग वर्ब के बाद, रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कामा का प्रयोग करेंगे, मींस रिपोर्टेड स्पीच लिखने से पहले कामा का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो रिपोर्टेड स्पीच लिखने से पहले आपने कामा लगाया, फिर उसके बाद इन्वर्टेड कामा में हम रिपोर्टेड स्पीच वाले टर्म को लिखते हैं। अगर आपको रिपोर्टिंग वर्ब रिपोर्टेड स्पीच नहीं समझ में आ रहा है कि कौन सा रिपोर्टेड स्पीच है कौन सा रिपोर्टिंग वर्ब है, पीटोबो करेंगे दिमाग सही हो जाएगा। काहे को, क्योंकि हमने नरेशन मींस डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ा चुके हुए हैं, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आना चाहिए। तो भैया रिपोर्टिंग वर्ब आपका सेड है, तो रमेश सेड के बाद हमने कामा लगाया ना, और उसके बाद रिपोर्टेड स्पीच कौन है, आई केम फ्रॉम कोलकाता स्टडी, रिपोर्टेड स्पीच हो गया। तो रिपोर्टेड स्पीच लिखने से पहले हमने कामा देखिए लगाए हुए ना, मींस रिपोर्टिंग वर्ब के बाद रिपोर्टेड स्पीच के पहले कामा का प्रयोग करते हैं। ये आपका रूल नंबर 3 हो गया। उम्मीद करते हैं समझ गए होगे, भेजा में बात घुस गई होगी, तो घुस गई होगी तो चौथे नियम की तरफ बढ़ जाएं। चौथे नियम की तरफ बढ़ते हैं। रूल नंबर 4 आपका क्या कहता है, एक ही शब्द को दोहराते समय उनके बीच में कामा का प्रयोग होता है। तो प्यारे बच्चे एक ही शब्द का जब आप दोहरान करोगे तो उनके बीच कामा का प्रयोग करोगे। जैसे कम कम माय डियर चाइल्ड, अब कम के बाद आपने कामा लगाया, फिर कम बोला, तो एक ही शब्द का 2 बार दोहराव किए ना, 2 बार लिखे ना, तो आप बताओ किसका प्रयोग करोगे, कामा का प्रयोग करोगे दोनों के बीच में। तो कम कम माय डियर चाइल्ड में कम के बाद आपने कामा लगाया, फिर उसके बाद दूसरा कम लिखा, ठीक है, माय डियर चाइल्ड मतलब मेरे प्यारे बच्चों आओ आओ। तो भैया ये हो गया ना, ये हो गया आपका कि एक ही शब्द को दोहराते समय उनके बीच में कामा का प्रयोग करते हैं। ये भी नियम आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं 5वें नियम की तरफ। 5वां नियम है वाक्य के आरंभ में आए यस या नो के पश्चात कामा का प्रयोग करते हैं। अब मीन्स आरंभ में यस आए या फिर जो है अंत में आए, कहीं भी आए यस या नो के बाद आप कामा का प्रयोग करते हैं। जैसे
डू यू लाइक दिस बुक, क्या आप इस पुस्तक को पसंद करते हो? मार्क ऑफ इंटरगेटिव लगा क्योंकि क्वेश्चन मार्क था, तो आपने कहा यस आई लाइक, मीन्स हाँ मैं पसंद करता हूं। आई लाइक है, मैंने इसमें टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है, दोनों सटा दिया गया है, वो आपका आई लाइक है। तो प्यार जी यस आई लाइक, तो यस के बाद आपने कामा लगाया ना, उसके बाद आई लाइक लिखा, तो भैया यही हो गया। कहीं भी वाक्य में यस नो लिखना हो तो आप कामा के उसके बाद कामा का प्रयोग करते हो। तो आपका डू यू लाइक दिस बुक, यस आई लाइक, यस के बाद कामा लगाए, उसके बाद आई लाइक लिखे। अब दूसरा वाक्य देखना, डू यू ऑफन गो देयर, क्या तुम प्राय वहां जाते हो? नो आई डोंट, नहीं मैं नहीं जाता हूं। तो भैया नो के बाद आपने किसका प्रयोग किए? कामा का प्रयोग किए हुए हो, तो नो के बाद कामा का प्रयोग कर दिए। तो इस तरह से हम क्या प्रयोग करते हैं? कामा का प्रयोग करते हैं इस वाक्य में यस ऑब्लिक नो आया हुआ हो तो ये हो गया। अब रूल नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं, छठे नियम की तरफ। छठा नियम आपका कहता है तिथि लिखने में दिनांक को अथवा माह को वर्ष से कामा के द्वारा अलग करते हैं। तो भैया दिनांकवा को कामा के द्वारा अलग करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब आप एप्लीकेशन लिखेंगे ना तो दिनांक वाला इसे आपको लिखना है, ठीक है। दिनांक वाले सेक्शन को इसी तरह से, डेटेड वाला सेक्शन इसी तरह से लिखना है, उसमें ढंग का लिखना, नहीं तो नंबर कट जाएगा एप्लीकेशन वाले सिस्टम में, एप्लीकेशन वाले टर्म में। तो भैया कैसे लिखोगे? जैसे 10 जून आज की तारीख है, 2004 की बात किया गया है, तो आप लिखोगे जून 10 कामा 2004। तो भैया ये हो गया जून 10, उसके बाद कामा 2004 हो गया। या फिर ऐसे नहीं लिखना है तो आप दूसरे प्रकार से भी लिख सकते हो 10th जून कामा 2004, ये 2004, ये इस तरह से लिख सकते हो। तो जैसे भी आपको लिखना हो आप इस तरह से कामा का प्रयोग करोगे जब आप डेट लिखते हो, और इसी तरह से आपको एप्लीकेशन राइटिंग में इसी तरह से आपको डेट लिखना होता है। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे, पूरी बात आपके भेजे में घुस गई होगी। तो भैया चलते हैं आगे, चलते हैं 7वें और अंतिम नियम पे चलते हैं। कामा का आपका 7वां और अंतिम नियम है। तो प्यारे इसमें लिखे हुए हैं टैग इंट्रोगेटिव वाक्य के शेष भाग से अलग करने के लिए। तो टैग मीन्स होता है किसी चीज का जवाब देना, जैसे आई टोल्ड यू सो, मैंने तुमसे ऐसे कहा। डिड नॉट मीन्स क्या ऐसे नहीं कहा, यही टैग होता है। मीन्स मैंने आपको ऐसा कहा, फिर उसी में प्रश्न पूछ दिया जाता है डिड नॉट मीन्स क्या मैंने ऐसा नहीं कहा, दोनों क्वेश्चन कर दिया जाता है। तो आपने सो के बाद किसका प्रयोग किए हुए हैं? कामा का प्रयोग किए हुए हैं। तो टैग वाले को इंट्रोगेटिव वाक्य को शेष भाग से अलग करने के लिए आप इसे प्रयोग करते हैं। जैसे यू वर लेट, आप देर हो गए, कामा वर नॉट यू, क्या आप देर नहीं हुए थे, मीन्स आप देर हो गए थे। फिर उसके बाद क्वेश्चन कर दिया गया क्या आप देर नहीं हुए थे, वर नॉट यू, क्या आप देर नहीं हुए थे। तो आपको दोनों सेंटेंस को अलग करने के लिए कामा का प्रयोग किया जाता है। और वैसे समझ लो यहां पॉज किया गया, रुका गया, थोड़ा देर ठहरा हुआ ना कि यू वर लेट, तुम देर हो गए थे, फिर उसके बाद ठहराओ, क्या ऐसा नहीं था, तो थोड़ा सा ठहरा हुआ तो कामा सीधे वहां जाकर के अटैच हो जाएगा। कामा का प्रयोग ठहराव पे लगता है, तो भैया ई हो गया, यहां पर कामा का प्रयोग हो गया। तो आपने कामा के प्रयोग को अच्छी तरह से सीख लिए। अब हम लोग चौथे में चलते हैं, इन्वर्टेड कामा पर चलते हैं। और इन्वर्टेड कामा पे चलने से पहले फिर कहेंगे जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। जिम्मेदारी ये आपकी है, क्लास 9-10 के हर एक बच्चे तक वीडियो को पहुंचाओगे। प्यारे बच्चे बहुत मेहनत लगती है, पूरी टाइपिंग हमें खुद करनी पड़ती है, टाइपिंग करने के बाद आपकी क्लास देनी होती है। तो प्यारे बच्चे बहुत मेहनत आपके लिए करते हैं, बस इसीलिए कि खास करके आप ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों तक वीडियो को पहुंचाओ। जो बच्चे कोचिंग स्कूल नहीं जा पाते हैं, जो ग्रामर की किताब तक नहीं ले पाए हुए हैं, उन बच्चों तक मेरा पहुंचना मकसद है प्यारे बच्चे। तो उन बच्चों तक आप पहुंचाने की कोशिश किया करो जिन बच्चों की इसकी अत्यधिक आवश्यकता है, ठीक है। तो प्यारे बच्चे ये आपकी जिम्मेदारी है, बस आपकी वो 2 ही जिम्मेदारी देते हैं, आपको पूरी ईमानदारी से पढ़ाई अपनी करनी है और हर एक बच्चे तक वीडियो को पहुंचाना है, ये आपकी जिम्मेदारी है। तो प्यारे बच्चे अब चलो इन्वर्टेड कामा पर चलते हैं। इन्वर्टेड कामा चौथा आपका हो गया इन्वर्टेड कामा। अब भैया इन्वर्टेड कामा क्या है कि डायरेक्ट नरेशन में रिपोर्टेड स्पीच के प्रारंभ और अंत में, तो भैया डायरेक्ट नरेशन फिर आ गया।
डायरेक्ट नरेशनवा में रिपोर्टेड स्पीच वाले टर्म को शुरुआतवा में और अंतवा में किसका प्रयोग करते हैं? इन्वर्टेड कामा का प्रयोग करते हैं। हमने बता दिया आपके एग्जाम में, बोर्ड परीक्षा में 80% क्वेश्चन इसी बनेगा, डायरेक्ट स्पीच का वाक्य देगा। और सॉल्यूशन जब कराएंगे प्रीवियस ईयर का तो आपको दिखा भी देंगे। तो भैया ई का हो गया। एग्जांपल देखना, ही सेड, उसने कहा, आई वुड नॉट अलाउ यू टू गो होम। आई वुड नॉट अलाउ, तो आपका रिपोर्टेड स्पीच शुरू कहां से हुआ? आई वुड नॉट से शुरू हुआ, तो आई के पहले हमने इन्वर्टेड कामा लगा दिया। और उसके बाद समाप्त कहां हुआ? होम पे समाप्त हुआ, तो होम के बाद हमने इन्वर्टेड कामा लगा दिया। तो मींस रिपोर्टेड स्पीच वाला जो टर्म होता है वह इन्वर्टेड कामा से बंद होता है। ये पहला नियम हो गया, पहला एग्जांपल हो गया। दूसरा एग्जांपल देखना, शांति से टू मी, भैया शांति ने हमसे कहा, यू आर अ गुड प्लेयर, कि तुम एक अच्छे खिलाड़ी हो। भैया शांति हमारी तारीफ कर दी हुई है कि यू आर अ गुड प्लेयर, कि तुम एक अच्छे खिलाड़ी हो। शांति को ऐसा कहना चाहिए था, यू आर अ गुड टीचर कहना चाहिए था, ये खिलाड़ी कह दी, जो है मजा नहीं आया। ठीक है, तो भैया यू कहा शांति से टू मी। अब इसमें बतिया जो समझने वाली बतिया है ये है कि यू आर अ गुड प्लेयर आपका है क्या? ये तो आपका है कि रिपोर्टेड स्पीच है, तो यू जहां से शुरू हुआ इन्वर्टेड कामा हो गया, और जहां समाप्त हुआ प्लेयर पे वहां इन्वर्टेड कामा हो गया। तो यही कहा गया, रिपोर्टेड स्पीच वाले टर्म के प्रारंभ और अंत में इन्वर्टेड कामा का प्रयोग करते हैं। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। तो आगे दूसरे नियम पे चलते हैं। अब दूसरा नियम देखिए, किसी कोटेशन को लिखने के लिए, भैया कोटेशन मतलब होता है कोई कहावत जो किसी ने कहा हुआ है, उसी बोलते हैं कोटेशन बोलते हैं। कोई कोटेशन लिखने से, जैसे नेपोलियन सेज, नेपोलियन कहता है नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दी वर्ल्ड, मींस इस संसार में कुछ भी असंभव नहीं है। तो ये बच्चे नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दी वर्ल्ड एक कोटेशन हो गया ना। किसका कोटेशन हो गया? नेपोलियन का कोटेशन हो गया। तो नेपोलियन को कोटेशन हो गया, तो आपने इस नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड को आपने किससे बंद कर दिए? इन्वर्टेड कामा से आपने क्लोज कर दिए। एक चीज और होता है, एक चीज ये होता है आपका, जैसे हमने दूसरे वाक्य में लिखे हुए हैं, हैव यू रीड ओथेलो, क्या आपने ओथेलो एक बुक का नाम है, शेक्सपियर की एक बुक का नाम है, ओथेलो को पढ़ा हुआ है? तो प्यार जी ये एक चीज होता है, जैसे कोई न्यूज़पेपर का नाम दे दिया, कोई जो है अच्छी बुक का नाम दे दिया, रामायण, ऐसे कुछ अच्छी बुक का नाम, पवित्र ग्रंथ का नाम दे दिया, तो उसको हम सिंगल जो है इन्वर्टेड कामा से क्लोज करते हैं। अब यहां पर देखिए ओथेलो को हमने सिंगल इन्वर्टेड कामा से क्लोज किए हुए है। क्यों किए हुए हैं? क्योंकि ये भी महत्वपूर्ण होती है। इस महत्वपूर्ण को दिखाने के लिए हम उसे सिंगल इन्वर्टेड कामा से क्लोज करते हैं। बात समझ में आएगी? ये आपका हो गया इन्वर्टेड कामा का प्रयोग हो गया। आप उम्मीद करते हैं इन्वर्टेड कामा आपका समझ में आ गया होगा। तो हम लोग पांचवें पे चलते हैं, सेमी कोलन पे चलते हैं। और सेमी कोलन का चिन्ह देख लीजिए, ऊपर बिंदी नीचे कामा, ऊपर बिंदी नीचे कामा को बोलते हैं सेमी कोलन बोलते हैं। अब प्यार जी इसका प्रयोग कैसे करेंगे इसे देख लो। इसमें रूल नंबर फर्स्ट लिखे हुए हैं और मतलब दुई नियम है, इसमें दुई नियम है, तो जल्दी से देखते हैं इसे प्यार से। सेमी कोलन देखिए, सेमी कोलन कॉमा से अधिक पॉज वाले स्थान पर लगाया जाता है। तो प्यार से जहां कामा से अधिक रुकना हो वहां पर किसका प्रयोग करते हैं? सेमी कोलन का प्रयोग करते हैं। यह कंपाउंड सेंटेंस क्लास को जिसमें कामा का प्रयोग हुआ हो सेपरेट करने के लिए प्रयुक्त होता है। अब प्यार जी एक आपको चीज समझ में नहीं आई होगी, कंपाउंड सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस वे होते हैं जो आपके कोऑर्डिनेट कंजक्शन से जुड़े हुए वाक्य होते हैं। बस अभी आप इतना समझो, कोऑर्डिनेट कंजक्शन से जो जुड़े हुए वाक्य होंगे उसी को बोलेंगे कंपाउंड सेंटेंस बोलेंगे। अब आपको कोऑर्डिनेट कंजक्शन आप कहोगे कि सर जी कौन कौन से होते हैं, तो हमने आपको कोऑर्डिनेट कंजक्शन बताए थे फैन वॉइस करके, फार हो गया, एंड हो गया, आर हो गया, एट हो गया, बट हो गया, ऐसे हमने फैन वॉइस करके जो आपको कॉन्सेप्ट बताए हुए थे जब हमने कंजक्शन वाले टर्म को पढ़ाए हुए थे। तो जहां पर उससे जुड़े हुए वाक्य होंगे, दो वाक्य होंगे, उसे हम बोलते हैं आपका कंपाउंड सेंटेंस बोलते हैं। इतना भी आप समझो। तो कंपाउंड सेंटेंस के क्लास को जहां कामा का प्रयोग हुआ हो उसे सेपरेट करने के लिए हम सेमीकोलन का प्रयोग करते हैं। अब एग्जाम्पल में देखो, वहां से बेहतरीन ढंग से समझोगे। प्यार जी यहां पर देखना एग्जाम्पल में, क्योंकि देखो यहां पर चीजें आ गई कंपाउंड सेंटेंस, और कंपाउंड सेंटेंस सिंथेसिस वाले टर्म में है, एक क्लास 11 12th में है, तो इसलिए थोड़ा सा आप बेहतर ढंग से इसे नहीं समझ पा रहे होगे। बस एग्जाम्पल के माध्यम से यहां समझ जाओ, जो आपकी बोर्ड परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है उसे समझ जाओ। बाकी जो है नहीं समझोगे तो कोई बात नहीं, 11 12th में उसे फिर से पढ़ाया जाएगा।
आगे चलिए प्यार बच्चों, यहां पर एग्जांपल देखिए, ही वॉज ब्रेव, वह बहादुर है। लार्ज हार्टेड मीन्स अच्छा बड़ा हृदय वाला है। मैन मीन्स व्यक्ति, वह बड़ा हृदय वाला व्यक्ति है। अब भैया देखिए, ब्रेव के बाद कामा लगाए, लार्ज हार्टेड के बाद कामा लगाए, उसके बाद मैन के बाद हमने सेमीकोलन का प्रयोग किए, एंड सो ऑल ऑनर्ड हिम, इसलिए सभी उसका ऑनर करते हैं, मीन्स सम्मान करते हैं। तो भैया अब यहां पर समझना, मैन के बाद आपने किसका प्रयोग किए हुए, सेमीकोलन का प्रयोग किए हुए हैं। क्यों? जबकि एंड के पहले सेमीकोलन का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एंड से जुड़ा हुआ हो तो आपका नहीं करते हैं। लास्ट वाले को इस तरह से हमने कामा वाले सेक्शन में बताया, लेकिन यहां पर ये आपके दो अलग अलग सेंटेंस है। एक हो गया ही वाज अ ब्रेव लार्ज हार्टेड मैन हो गया, ये अलग सेंटेंस हो गया, और यहां पर सो ऑल ऑनर्ड हिम, ये आपका अलग सेंटेंस हो गया। मींस एक सेंटेंस ही वाज अ ब्रेव एंड लार्ज हार्टेड हो गया, दूसरा सेंटेंस हो गया सो ऑल ऑनर्ड हिम, ऑल ऑनर्ड हिम, ये दूसरा सेंटेंस हो गया। और दोनों किससे जुड़े हुए हैं? एंड और सो से जुड़े हुए हैं। एंड और सो आपका क्या है? कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है, तो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से जुड़ा हुआ वाक्य है। एक कंपाउंड सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस नहीं है, कंपाउंड सेंटेंस है। तो आप ही वाज अ ब्रेव लार्ज हार्टेड मैन को अलग करने के लिए, मींस इसे अलग दिखाने के लिए, और ऑल ऑनर्ड हिम को अलग दिखाने के लिए आपने यहां पर किसका प्रयोग किए हुए हैं? सेमीकोलन का प्रयोग किए हुए हैं। तो प्यार ये टर्म होता है। अभी आपको अच्छी तरह से नहीं समझ में आएगा। देखो, नॉर्मल जब सेंटेंस होता है, जब सिंपल सेंटेंस होता है, तब अगर सिंपल सेंटेंस होता है तब सेमीकोलन नहीं लगाते, तब डायरेक्ट लिख देते हैं लार्ज हार्टेड मैन, डायरेक्ट लिख कर उसके एंड के बाद डायरेक्ट लिख देते हैं। लेकिन ये दो अलग अलग सेंटेंस हो गया। काहे को? देखो, पहले वाक्य में ही वाज, ही सब्जेक्ट हो गया, दूसरा वाज हो गया, वर्ब हो गया, उसके बाद ये सब आपका ऑब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट एक सेंटेंस हो गया। दूसरा वाक्य देखना, सो ऑल ऑनर्ड हिम वाले में देखना, ऑल आपका सब्जेक्ट हो गया, ऑनर वर्ब हो गया, हिम आपका क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। दो वाक्य हो गए ना, एक वाक्य शुरुआत में, एक वाक्य बाद में। तो दोनों वाक्यों को अलग करने के लिए हमने सेमीकोलन का प्रयोग किए। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। तो प्यार से ये होता है। अब आगे देखते हैं, किसी कोटेशन, इसका रूल नंबर 2 देखिए, किसी कोटेशन को लिखने से पहले भी सेमीकोलन का प्रयोग करते हैं। जैसे बेकन सेज, बेकन एक इंग्लिश राइटर थे, बेकन सेज, बेकन कहते हैं। अब बेकन सेज के बाद हमने किसका प्रयोग किए हुए हैं? बेकन सेज के बाद हमने किसका प्रयोग किए हुए हैं? यहां पर सेमीकोलन चिन्ह का प्रयोग किए हुए हैं। तो बेकन सेज, बेकन कहते हैं, रीडिंग मेक्स फुल मैन, रीडिंग एक पूर्ण व्यक्ति बनाता है, पढ़ना पूर्ण व्यक्ति बनाता है। राइटिंग एन एग्जैक्ट मैन, राइटिंग एग्जैक्ट मैन बनाता है। स्पीकिंग अ रेडी मैन, और स्पीकिंग एक रीडिंग मैन बनाता है, मीन्स त्वरित उत्तर देने वाला व्यक्ति बनाता है। तो प्यार जी यहां पर देखिए कामा का भी प्रयोग यूज किया गया है। फुल मैन के बाद कामा, राइटिंग एन एग्जैक्ट मैन के बाद कामा, स्पीकिंग अ रेडी मैन के बाद फुल स्टॉप। तो प्यार जी ये तो बेसिक कामा का भी प्रयोग आ गया, और इसमें इन्वर्टेड कामा का भी प्रयोग आ गया, सेमीकोलन का भी प्रयोग आ गया। तो इसमें कई प्रयोग आ गए, और हाइफन का भी प्रयोग आ गया। देखो, हाइफन, सेमीकोलन के बाद हाइफन लगा हुआ है। इसे इस तरह से भी लिख सकते थे, या फिर डायरेक्ट स्पीच के वाक्य के रूप में भी लिख सकते थे। तब क्या करते हैं हम? कामा लगाते हैं, बेकन सेज कामा, उसके बाद इन्वर्टेड कामा में से पूरा क्लोज कर देते हैं कि रीडिंग मेक्स अ फुल मैन, ये अलग सेक्शन पूरा क्लोज कर देते हैं। तो हम दोनों प्रकार से लिख सकते हैं, सेमीकोलन लगा करके भी कोटेशन वाले वाक्यों को लिख सकते हैं, और कामा लगा करके भी कोटेशन वाले वाक्यों को लिख सकते हैं। ये प्यार जी आपका हो गया, एक किसका नियम हो गया? आपका सेमीकोलन के नियम सभी हो गए। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। आगे चलते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क। एक्सक्लेमेशन मार्क आपका क्या हो गया? एक खड़ी पाई के नीचे बिंदी, खड़ी पाई के नीचे बिंदी को एक्सक्लेमेशन मार्क कहते हैं। इसे विस्मयादि बोधक चिन्ह बोलते हैं। अब भैया ये एक्सक्लेमेशन मार्क का प्रयोग कहां करेंगे? मतलब ये विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग कहां करेंगे, इसे समझते हैं। तो भैया इसका प्रयोग जो है, आपको हमने 3 सेंटेंस तो पहले व्यस्त कर दिए हुए थे। इंटरगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क लगा दिए, असर्टिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस में फुल स्टॉप लगा दिए। बाकी आपका जो 2 सेंटेंस बचे हुए हैं, कौन कौन सा? एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस, ऑपरेटिव सेंटेंस, दोनों में हम एक्सक्लेमेशन मार्क का प्रयोग करते हैं। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। अब देखिए यही लिखे हुए हैं, यह चिन्ह इंटरजेक्शंस के बाद, अर्थात ऐसे फ्रेजेस और वाक्यों के बाद होता है जिसमें सडन इमोशंस और विश प्रकट की जाती है। तो भैया सडन इमोशन किसमें? एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस में, और विश किसमें? आपका ऑपरेटिव सेंटेंस में। तो मतलब एक्सक्लेमेटिव और ऑपरेटिव सेंटेंस में इसका प्रयोग किया जाएगा। अब जैसे पहला वाक्य लिखे हुए हैं, एलॉस मीन्स दुख की बात है, द ओल्ड वुमेन इज डेड मीन्स बूढ़ी औरत मर गई है।
भैया दुख की बात है, बूढ़ी औरत मर गई है, तो आपने इलाज के बाद किसका प्रयोग किए हुए हैं, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन का प्रयोग किए हुए ना। तो ये आपका सेंटेंस कैसा हो गया, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, और इसमें इलाज के बाद आपने मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन का प्रयोग किए, ये हो गया। दूसरा वाक्य देखना, मे यू लिव लॉन्ग, आप लंबे समय तक जियो। तो भैया मे यू लिव लॉन्ग हमने इच्छा व्यक्त किया ना, विश हुआ ना, तो विश मींस ऑप्टेटिव सेंटेंस हुआ। ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंत में भी हमने मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन का प्रयोग कर दिए हुए हैं। तो मे यू लिव लॉन्ग के बाद हमने मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा दिए, ये भी कंप्लीट हुआ। आगे चलते हैं, तीसरे पे चलते हैं। तीसरा है व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल शी इज, राम राम राम, व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल शी इज, मतलब आश्चर्य इसमें भी हो गया, व्हाट वाले के माध्यम से आश्चर्य हो रहा है, ये भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गया। व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल शी इज मतलब कितनी सुंदर लड़कियां है, मतलब लड़कियां इतनी सुंदर है कि आज तक हम ऐसे लड़की देखे ही नहीं थे। तो इसी को कहेंगे सरप्राइज हो गया हमको। रोडवा पे अगर चल रहे हैं, दुनिया में बहुत खूबसूरत से लड़की सामने आ जाए तो यही कहेंगे ना, व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल शी इज, मतलब कितनी आश्चर्य की, मतलब सडन इससे फीलिंग्स आपके अंदर आई ना, तो मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन का प्रयोग लग गया। आगे चौथा वाक्य देखिए, मे गॉड ब्लेस यू, ईश्वर आपको वरदान दे, विश हमने ईश्वर से किए हुए हैं, तो आपका विश मींस ऑप्टेटिव सेंटेंस हुआ, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लग गया। तो मतलब ऑप्टेटिव सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंतमा में ये पुचिल्ला सॉरी ये आपका खड़ी पाई के नीचे बिंदी, मतलब मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाते हैं। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे, अब ज्यादा दिक्कत नहीं हुई होगी। तो आगे बढ़ते हैं, सातवें पढ़ते हैं कोलन का प्रयोग। अब कोलन आपका बचा हुआ है, हाइफन बचा हुआ है, दो बचे हुए हैं। कोलन का प्रयोग कहां करते हैं, इसका एक ही नियम है पैरची, ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। कोलन का प्रयोग इसमें देखिए, ग्रुप, क्लास या लिंकिंग फ्रेजेस के पश्चात किसी सूची या फिर एक ग्रुप, क्लास, लिंकिंग फ्रेज आप छोड़ दो, क्योंकि आपको तो फ्रेज पता है ना, काफी चीजें नहीं पता है इसमें। अब यहां से समझो, किसी सूची लिस्ट को आरंभ करने के लिए कोलन का प्रयोग करते हैं। कोई सूची अगर आपकी बन रही है, उसको आरंभ करने के लिए सेमीकोलन का प्रयोग करते हैं। जैसे हिज लाइब्रेरी कंसिस्ट ऑफ 2 बुक्स, उसकी लाइब्रेरी में 2 किताबें हैं। अब उसके बाद कोलन लगाया, कौन कौन सी 2 किताबें हैं, दी बाइबल पहली किताब, उसके बाद शेक्सपियर की किताब है। तो भैया बाइबल है और दी शेक्सपियर है, तो ये 2 ही किताब उसकी लाइब्रेरी में है। तो आपने क्या किया, 2 बुक्स के बाद दिखाने के लिए, आपने उस सूची को दिखाने के लिए उसके जो पुस्तकालय में, उसकी लाइब्रेरी में जो 2 किताबें हैं, उसकी 2 किताबों को सूची दिखाने के पहले आपने किसका प्रयोग कर दी, कोलन का प्रयोग कर दी। यही तो नियम कहता है, किसी सूची को आरंभ करने के लिए कोलन का प्रयोग करते हैं, यही तो नियम हमने बताया। तो सूचिया हमने 2 किताब की थी ना, दोनों किताबिया की सूचिया के पहले हमने कोलन का प्रयोग कर दिया, बुक के बाद कोलन का प्रयोग कर दिया, उसके बाद दोनों किताब का नाम लिख दिया, हो गया ना, समझ में आ गया ना, दिमाग में घुस गया ना, घुस गया। तो आगे बढ़ जाते हैं, दूसरा एग्जांपल देखते हैं, अगर नहीं घुसे होती इसमें घुसेगा। अब देखना, प्रोसीड एज फॉलोज मींस इन नियमों के आधार पे आप अनुसरण करो, इनका जो है मींस इनका पीछा करो, मींस इसी पे चलो। कौन से 2-3 नियम बताया है, प्रोसीड एज फॉलोज मींस ऐसा बताया गया, उसका पीछा करो मींस ऐसा करो। कौन सा है, पहला अभी देखो कोलन का इसमें प्रयोग कर दिए हुए हैं, सारी अब सूची बता रहा है, ये सीरीज बता रही कौन क्या क्या चीजें आपको करना है। पहला है स्विच ऑन दी कंप्यूटर, कंप्यूटर को स्विच करो, इंसर्ट अ डिस्क, उसमें एक डिस्क लगाओ, एंड प्रेस एनी की, और उसमें कोई की दबा दो, कोई बटन दबा दो। ये आपने 3 का सूची था, सूची के पहले आपने किसका प्रयोग कर दी, कोलन का प्रयोग कर दी, फॉलोज के बाद हमने कोलन का प्रयोग कर दिया। उम्मीद करते हैं आपका भेजे में बात घुस गई होगी, अच्छी तरह से घुस गई होगी। अगर घुस गई होगी तो हम अंतिम की तरफ बढ़ते हैं, 8वें की तरफ, हाइफन की तरफ बढ़ते हैं। वाक्य में हाइफन का प्रयोग कहां करते हैं, अब इस तरह हम लोग इस तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए हाइफन का प्रयोग कहां करते हैं, इसमें रूल नंबर फर्स्ट देखिए, इसके 4-5 नियम हैं, 4 नियम इसके हैं। रूल नंबर फर्स्ट, कंपाउंड वर्ड्स मींस संयुक्त अक्षर बनाने हेतु, जब आप कंपाउंड वर्ड्स बनाते हैं, संयुक्त अक्षर बनाते हैं, तो आप वहां पर हाइफन का प्रयोग करते हैं। जैसे सैवेज डांस, अब सैवेज डांस में एक ही शब्द है, अब इसे अलग अलग करना तो 2 शब्द को मिलाकर के एक शब्द बनाया गया, बीच में क्या लगाया गया, हाइफन लगाया गया। हाइफन का चिन्ह होता है, हाइफन का चिन्ह है, देख लेना ऊपर से हाइफन का चिन्ह बना हुआ है, सेवेज के बीच में हाइफन लगा दिए। उसके बाद सेमीफाइनल, सेमीफाइनल एक ही शब्द था, 2 शब्दों को मिलाकर के बना, सेमी के बाद आपने हाइफन का प्रयोग कर दिया, उसके बाद फाइनल लिखे। जैसे टेक्स्ट बुक, टेक्स्ट अलग होता है, बुक अलग होती है, दोनों को मिला के एक शब्द बनाने थे, तो हमने टेक्स्ट बुक में क्या कर दिए, हाइफन लगा दिए। मींस कंपाउंड वर्ड जो आपके होते हैं, संयुक्त अक्षर जो होते हैं, उनके बीच में आप हाइफन का प्रयोग करते हो। ये हो गया पहला यूज हो गया।
दूसरा यूज देखना, दो ऐसे शब्दों से कंपाउंड वर्ड बनाने हेतु जो एक दूसरे से किसी प्रीपोजिशन से अलग कर दिए गए हों। तो भैया प्रीपोजिशन के द्वारा अलग हो गए हों, जैसे मदर इन लॉ है, मदर इन लॉ, तो ला मदर ये दोनों एक शब्द थे, लेकिन बीचवा में आ गया इन, प्रीपोजिशन इन आ गया, तो दोनों के बीच में प्रीपोजिशन आ गया ना, मदर ला को अलग करने के लिए प्रीपोजिशन इन आ गया ना, तो मदर इन ला तीनों को हम दोनों को किससे अलग करेंगे, अब यहां पर हाइफन का प्रयोग करेंगे, मदर के बाद हाइफन, इनके बाद हाइफन, उसके बाद जो है ला लिख देंगे। दूसरा वाक्य आउट ऑफ डेट, आउट उसके बाद प्रीपोजिशन आया ऑफ, तो आउट के बाद हाइफन, उसके बाद ऑफ के बाद हाइफन, फिर डेट का प्रयोग करेंगे। जैसे सिस्टर इन लॉ, सिस्टर के बाद हाइफन, इनके बाद हाइफन, फिर उसके बाद ला का प्रयोग करेंगे। ई हो गया नियम, ई किसका नियम हो गया, सिंपल सा आपका हो गया कि कंपाउंड वर्ड अगर जो है कंपाउंड वर्ड के बीच में कोनो प्रीपोजिशन आ गया हो तब उसको इस तरह से लिखते हैं, हाइफन का प्रयोग करके लिखते हैं। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। ठीक है, आप बहुत ही समझदार बच्चे हमारे लोग हैं, तो इसलिए सभी बच्चे लोग समझ जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, रूल नंबर 3 पे बढ़ते हैं। रूल नंबर 3 है किसी उपसर्ग मींस प्रीफिक्स, प्रीफिक्स मतलब जौन वाक्य के पहले प्रयोग हुआ होता है उसी को प्रीफिक्स बोलते हैं। ठीक है, किसी उपसर्ग मींस प्रीफिक्स के अंतिम अक्षर के पश्चात, अंतिम अक्षर के पश्चात उसी अक्षर से प्रारंभ होने वाले एक दूसरे शब्द को जोड़ने के लिए भी प्रयोग करते हैं। जैसे कोऑपरेट, अब को CO उसके बाद ओवाई से शुरू हो रहा है ना, तो ओवाई से शुरू हो रहा है तो हम हाइफन लगाएंगे, फिर ऑपरेट लिखेंगे। को ओ आया बीच में, ओ के बाद फिर अगवा ओ से शुरू हो रहा है तो इन दोनों के बीच में हाइफन लगा देते हैं। अगला वाक्य री इलेक्ट, री उसके बाद इलेक्ट हो गया, तो री के बाद अगला शब्द आ जा रहा है ना, ई फिर आ रहा है ना, ई के बाद फिर आ रहा है, तो दोनों के बीच हाइफन लगा देंगे, री इलेक्ट हो गया। कोऑर्डिनेट, CO ओ के बदला क्या जा रहा है, फिर ऑर्डिनेट ओ लिखना पड़ा है ना, दोनों के बीच में हम क्या लगा देंगे, हाइफन लगा देंगे। तो भैया यही हो गया, किसी उपसर्ग मींस प्रीफिक्स के अंतिम अक्षर के पश्चात उसी अक्षर से प्रारंभ होने से दूसरे शब्द को जोड़ने से पहले हाइफन का प्रयोग करते हैं। ये हो गया हमारा तीसरा नियम हो गया। अब चौथे नियम की तरफ बढ़ते हैं और अंतिम की नियम की तरफ बढ़ते हैं, और आज की क्लासियों का अंतिम नियम है, तो अंतिम नियमों देखते हैं क्या है। 21 से लेकर के 99 तक के शब्दों में, अरे गिनतियां पढ़े हो ना प्राइमरिया में, वही गिनतियां बता रहे हैं। 21 से लेकर 99 तक किसका प्रयोग करोगे, बिचवा में हाइफन का प्रयोग करोगे। जैसे एग्जांपल देखो, 22 लिखना हो तो 20 के बाद हाइफन फिर 2 लिख दोगे, 22 हो गया भैया। 20 के बाद हाइफन, हाइफन के बाद 2 लिख देंगे तो 22 हो जाएगा। तो 20 मीन्स 21 से लेकर के 99। अगला वाक्य 45, 40 के बाद हाइफन फिर 5 लिखे हुए हैं। अगला हो गया 55, 55 में 50 के बाद हाइफन का प्रयोग किए फिर 5 लिखे। तो हो गया भैया कि 21 से लेकर के 91 तक कुछ गिनतियां लिखना हो तो उसमें हम हाइफन का प्रयोग करते हैं। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। सभी नियम के पंक्चुएशन के सभी जो भी चिन्ह थे, आपको चिन्ह तैयार हो गया होगा, सभी चिन्ह आपको तैयार हो गया होगा। उसके साथ साथ आपको ये भी तैयार हो गया होगा उसका प्रयोग कहां करते हैं। क्लास थोड़ा सा भले लंबी हुई, लेकिन हमने हर एक कॉन्सेप्ट को बेहतरीन ढंग से बताने की कोशिश की हुई है बच्चे, तो इसलिए आपकी जिम्मेदारी आप अच्छे से तैयार करना। आज की क्लास यहीं कंप्लीट करेंगे। कल की क्लास में कैपिटल लेटर का वाक्य में कहां प्रयोग करेंगे उसे देखेंगे। और अब आपकी जिम्मेदारी है हर एक बच्चे तक वीडियो को पहुंचाओगे। क्लास 9 10th के जो भी खास करके जो बोर्ड परीक्षा देने वाले बच्चे हैं 10th के, उन हर एक बच्चे तक वीडियो को पहुंचाओगे। अब आपका कम समय बचा हुआ है, ये वीडियो ये क्लासेस सभी बच्चों तक पहुंचनी चाहिए। ठीक है, आपकी परीक्षा देने वाले सभी बच्चों तक पहुंचनी चाहिए। हम पूरा आपका सिलेबस कंप्लीट करेंगे, लगातार आपकी क्लासें देंगे। इस समय 2-2 क्लासें दिन में मिलेगी, तो आप लोग रेडी रहिए पढ़ने के लिए और पूरी मेहनत पूरी ईमानदारी से आगे बढ़ते रहिए। और हर एक बच्चे तक वीडियो को पहुंचाइए जो बार बार कहते हैं, खास करके गरीब क्षेत्र के जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं, ग्रामीण क्षेत्र के उन गरीब बच्चों तक वीडियो को पहुंचाने की कोशिश करिए जो कोचिंग स्कूल नहीं जा पाते हैं। जिन बच्चों की इसकी विशेष अत्यधिक आवश्यकता है उन बच्चों तक आपको पहुंचाने की जिम्मेदारी है। जो किताब तक नहीं ले सकते हैं ग्रामर की, उन बच्चों तक आपको पहुंचाना है।
तो प्यारे बच्चे ये जिम्मेदारी आपके ऊपर छोड़ते हैं। तो इन्हीं उम्मीदों के साथ इसका नेक्स्ट पार्ट 2 कल सुबह 7 बजे आपको मिलेगा। इसका दूसरा पार्ट आपको कल सुबह 7 बजे मिल जाएगा, मींस कैपिटल लेटर का प्रयोग कल सुबह 7 बजे की क्लास में मिलेगी। तब तक प्यारे बच्चे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए, और यदि आप हमारे ब्लॉगिंग चैनल से जुड़ना चाहते हैं, जैसे सूरज यादव जौनपुर के नीचे लिखा गया, उसी तरह से यूट्यूब पे सर्च करेंगे मेरा ब्लॉगिंग चैनल मिल जाएगा, आप वहां से भी मुझसे जुड़ सकते हैं। और प्यारे बच्चे आज की क्लास एक बेहतरीन लाइन के साथ समाप्त करते हैं, जितना कठिन संघर्ष होगा जीत उतनी शानदार होगी। तो प्यारे बच्चे आज की आपकी मेहनत आपके रिजल्ट वाले दिन को बेहतर बनाएगी, आपके परीक्षा वाले दिन को बेहतर बनाएगी। आप संघर्ष करिए, संघर्ष से मत भागिए। जितना आप दिन रात जगे हुए होंगे, जितनी मेहनत किए हुए होंगे, आप उतना निखरेंगे, उतना निखर करके एक दिन सामने आएंगे। ऐसी आपसे उम्मीदें करते हैं, ऐसी मेहनत की आपसे उम्मीदें करते हैं। इन्हीं उम्मीदों के साथ आज की सेशन की समाप्ति करते हैं। मिलते हैं कल सुबह 7 बजे वाली क्लास में मिलते हैं। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। लव यू ऑल प्यारे बच्चों।